वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि पार्लियामेंट के ऊपर टैक्स पेयर के बिलियंस खर्च होते हैं, मगर सवाल यह है कि खुद प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट कितनी दफा आए हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। किसी वजीर की ख्वाहिश पर आसिफ जरदारी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, नैब का ऐलान। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी अजलास में अराकीन के वज़रा से गिले शिकवे। ख्वाजा साद रफीक ने अपोजिशन इत्तेहाद का क्रेडिट वजीर आज़म को दे दिया। अपोजिशन इत्तेहाद का मकसद हुकूमत को गिराना नहीं, अख्तर बैंगल का बयान। क्या अपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है? पूछेंगे वजीर आज़म के मामले खसूसी उस्मान डार से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जवेद लतीफ से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुआशी महाज के साथ अब हुकूमत के लिए सियासी मैदान में भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बड़े दिनों से ये इल्ज़ाम लगाई थी अपोजिशन कि अगर कोई हमें इकट्ठा करेगा तो वो हुकूमत ही होगी, और अब लग रहा है कि ऐसा ही हो गया। अपोजिशन जमातों ने इत्तेहाद जो किया है, जो इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम ही एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये यकीनन हुकूमत के लिए खतरे की घंटी जरूर होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को अब ये सोचना होगा कि क्या वजह है कि सिर्फ चंद माह के अंदर एक दूसरे के बदतरीन सियासी मुखालिफिन हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। ये ही नहीं हुआ कि मुखालिफिन इकट्ठे हो गए हैं, बल्कि हद यह है कि इत्तेहादी काफ लीग भी नाराज हो गई, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस पर खुद हुकूमत के इत्तेहादी उनसे नाराज हुए। मोनसलाई साहब का ट्वीट आया कि फवाद चौधरी साहब को काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक की बात नहीं करनी चाहिए थी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। सो ये इस वक्त सूरत हाल है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत को यकीनन इस वक्त एक बड़े चैलेंज का सामना है। उनके जो लोग खिलाफ हो सकते हैं या उनको टफ टाइम दे सकते हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं। हमने जिक्र किया कि दोनों जमातें PMLN और पीपल्स पार्टी, इनकी जो नेचुरल पॉलिटिक्स है वो एक दूसरे के खिलाफ है, खासतौर पर पंजाब में। इनका इकट्ठा हो जाना यकीनन बहुत बड़ी खबर है। पहली दफ़ा ये खबर तब बनी जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ दोनों जमातों ने हाथ मिलाया, यानी उस वक्त एक डिक्टेटर ने हाथ मिलाने पर मजबूर किया था। आज ये क्रेडिट इमरान खान साहब ले सकते हैं। मिसाक जमहूरियत का मुआहदा हुआ था, लेकिन इत्तेमाद के फुकदान ने जल्द ही इस मुआहदे को तोड़ दिया। उस जमाने में आसिफ जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट भी बने, उनका ये बयान बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ। लेट्स वॉच दैट। एग्रीमेंट मियां साहब के साथ तो हैं। एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट क्या होता है दो पॉलिटिकल पार्टीज का? एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, और उसके बीच में हालात चेंज होते रहते हैं। कांस्टेंट चेंज है सियासी अमूर पे, सियासी कॉन्ट्रैक्ट्स पे, सियासी सूझबूझ पे। तो हर जगह ये बात आ जाती है कि दोबारा किसी भी चीज़ पे रीथिंक हो सकता है। तो अगर किसी पॉइंट पे हमारे यहाँ कोई तकलीफ आ रही है, मसला हो रहा है, या न करने की कोई गुंजाइश पैदा हो रही है, तो उस पर दोबारा मिल के बात की जा सकती है। ये कोई हदीस तो नहीं है, कोई कुरान के अल्फाज तो नहीं है। यकीनन ना हदीस ना कुरान के अल्फाज। जैसे मैंने कहा, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, उसके बाद ऐसा खोलकर सामने आए दूसरे के। 9 साल तनकीद ही होती रही। क्या कहती रही पीपल्स पार्टी PMLN के हवाले से? लेट्स वॉच दैट। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। जितना उसने अपनी बेटी को सॉफ्ट फेस के लिए इस्तेमाल करके इसका इमेज को ठीक करने की कोशिश किया था, अभी सब कुछ सामने आ रहा है। सोच तो सिर्फ लोहार की है। मियां मेरी गर्दन आपने काटी, मेरी जुबान आपने काटी, आपने मेरे को जेलों में रखा, ये सारे केस बनाए हुए आपके हैं। कि आपने क्या किया हमारे साथ? हमेशा आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। आपसे जंग रहेगी इसलिए कि आप सियासी नहीं हैं, आप सियासत को नहीं समझते, आप मुगलिया शहंशाह हैं।
शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शैला रज़ा साहिबा भी बड़ी खुलकर बात करती हैं, जो बात समझती हैं ठीक है वही करती हैं। शैला रज़ा साहिबा, ये अभी जो स्टेटमेंट्स हमें चलाए ये ठीक थी जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे या ज़रदारी साहब कह रहे थे, ये ठीक है? आप एग्री करती हैं इनसे? ये तारीख को आप नहीं बदल सकते, और तारीख जब आप देख रहे होते हैं तो उसमें आसिफ साहब की 11.5 साल की जेल, कटी हुई ज़बान, 18 रेफरेंसेस जिसमें 2 तो ऐसे जिस पे कैपिटल पनिशमेंट हो सकती थी, बीबी साहिबा की जायदाद को फ्रीज कर देना, उनके मुकदमों के लिए जस्टिसेस को फ़ोन करना, हम जैसे कारकुन जो थे उन तक के ऊपर वेपन सप्लाई और डबल मर्डर केस, तो ये तकलीफ़ें भुलाई नहीं जा सकती, मैं भी नहीं भुला सकती, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे नहीं भुला सकती। लेकिन जब ये हुआ कि मरियम साहिबा जेल गई तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जब ये हुआ कि मरियम साहिबा की वालदा की डेथ हुई और वो जेल से आई तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, मेरी भी आंख में आंसू थे। लेकिन जब मैंने कभी इस पे सुख का इजहार नहीं किया, लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि मेरे वालिदैन मरहूम जिन कर्ब से गुजरे थे वो मैं ही महसूस कर सकती हूँ, मेरा ख़ानदान महसूस कर सकता है। तो ये वो तकलीफ़ें हैं जो हमने बहैसियत इंसान, बहैसियत सियासतदान सही, और हम कह सकते हैं कि सिर्फ यही नहीं, 2 हुकूमतें भी गिराई गई। ये आप एक सेंसिटिव इंसान हैं, ये आपकी एक नेचुरल फीलिंग है, तो ये वो फीलिंग थी, लेकिन तौर पे भी आप नेचुरल फीलिंग को किस हद तक खत्म कर सकते हैं? अब बात ये है, असल मामला ट्रस्ट का है, अब बात ये है, सियासत में एतमाद की बात ये है कि देखिए इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा कि हम ऑपोजिशन जमातें एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकती, और जो हमारे मुकदमात हैं बेशक नवाज शरीफ के दौर के बने हुए हैं, लेकिन हम उनको अदालतों में हमेशा की तरह फेस कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब पर भी जो मुकदमात हैं वो उनको वहाँ फेस कर रहे हैं। हम जो इस वक्त मिले हैं वो हम इसलिए नहीं मिले कि हमारी पार्टी का वजीर आजम हो या उनकी का हो और हमारा सदर हो और फिर स्पीकर एक और पार्टी का हो, हम इसलिए नहीं मिले, उस पर हमारा इत्तेफाक नहीं हो सकता था, वो अननेचुरल था। पीटीआई के आप इन मुकदमात की वजह से मिले? नहीं, मुकदमात देखिए मुकदमात तो अदालतों में चल रहे हैं ना, आजकल तो अदलिया आजाद है। हमारी अपनी हुकूमत में हमारा वजीर आजम घर चला गया, हमारी अपनी हुकूमत में हमारा हज मिनिस्टर कैद था, हमारे अपनी हुकूमत में मेमो गेट हुआ, हमारी अपनी हुकूमत में अदलिया वाले मामलात हुए। तो अदलिया से तो हम कोई दबाव नहीं डाल रहे, इस वक्त जो हम खड़े हुए हैं हमारी बातों को कमजोरी समझा गया। बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीच की और का कदम बढ़ाओ इमरान न्याजी, हम आपके साथ हैं। सदर जरदारी साहब ने स्पीच की, उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, ऑपोजिशन से दूसरी पार्टी से भी ऐसी आई तो इन्हें हमारी कमजोरी समझा गया। हमने कहा ओके आप चले, आप मुल्क चलाएं। आज तक एक लेजिस्लेशन नहीं हुई, 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, क्या मसाइल हैं इस वक्त मुल्क के, इकोनॉमी वर्स्ट हो गई है, नया मिनी बजट आ रहा है 5 महीने में दूसरा, और उसके बाद माहिरीन कह रहे हैं कि 3 महीने बाद महंगाई कहाँ होगी। हम तो इन हालात पे मिले, हम अपने मुकदमे सह लेंगे, ये वाला मुकदमा हमारे लिए मसला नहीं है। मसला तो इन्हें होना चाहिए कि 18 अकाउंट है इनके बेनामी, जिन्हें ये 4 साल से 9 वकील बदल के बहाने से आगे बढ़ रहे हैं। मसला तो इनका है। फरियाल साहिबा तो FBI में अपना रिकॉर्ड जमा करा चुकी, उनके हस्बैंड 20 साल का हिसाब दे चुके। मसला तो अलीमा बाजी की मशीनों का है। राइट, ओके, लेट मी कम टू जावेद लतीफ साहब। जावेद लतीफ साहब, कुछ यादें माजी आजाद है यार, अब कुछ आपको भी दिखाना है। PLN क्या कहती रही, लेट्स वॉच दैट। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। हैरत होती है जब और कोई नहीं, खुद आसिफ जरदारी करप्शन के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। खा खा के इनका पेट ही नहीं भरता। जरदारी साहब कितना खाना है? खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वरना
तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमने कौन की बदहाली करेंगे। सेंट्रल पावर प्रोजेक्ट जरदारी साहब सदर थे, क्या उसके ऊपर नोटिस लिया गया? अरबों रुपए खाए गए, उसके ऊपर क्या नोटिस लिया गया? जरदारी इमरान भाई भाई, जरदारी इमरान, जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। ये अंदर से एक ही है। जावेद साहब, नाम बदलना है शहबाज शरीफ साहब का? हाँ, देखें, गुजारिश ये है कि अभी शैला बीबी जो बात कर रही थी, मुझे भी एक वाक़या, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ तो उसके एहतजाज में बतौर उम्मीदवार के सिर्फ मैं ही था पूरे पाकिस्तान में जो गिरफ़्तार हुआ। और मैंने जब असेंबली में आके असेंबली गैलरी में बिलावल भुट्टो बैठे थे और सारे उनको बशमूल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मिल रहे थे चेयरमैन के तौर पर, तो मेरी आंखों में भी आंसू थे कि ये बहुत बड़ी माँ का बेटा और बड़ी कुर्बानियों के बाद यहाँ बैठा है। यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी जहाँ हैं, यहाँ इसकी वालदा होना थी। जहाँ तक तल्लक है जो आपने क्लिप सुनवाए, तो ये देखें कि माजी में और माजी करीब में JIT बनी तो उस वक्त क्या ख्यालात थे मुख्तलिफ़ जमातों के, क्या कहा जाता रहा। उस वक्त हम ये कहते थे कि JIT किसी तौर पर इसकी रिपोर्ट पर फैसले आना मुनासिब नहीं, और जो प्रोसेस हुआ सारा आपके सामने एक लंबी दास्तान है। जब JIT किसी और के लिए बनती है तो उसके मतलब आसमानी सैफ़ा उसे कहा जाता है, वो भी मुनासिब। और आज मैं ये कहूँगा कि अलीमा ख़ां के हवाले से भी बतौर एक सियासी कारकुन के ये मैं मुनासिब नहीं समझता कि उसके ख़िलाफ़ भी JIT बने। मगर ये जो हम बात करते हैं, मुतालबा करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ भी क्यों नहीं, तरीन के ख़िलाफ़ क्यों नहीं, या जुल्फ़ी बुखारी के लिए, ये सारी उसलिए हैं कि आप ये देखें कि इंसाफ का दोहरा मेयार क्यों है। अब आ जाए जो बात आप कर रही थी, जो क्लिप के हवाले से मैंने देखा, सही, ये तो कभी ऐसा ना होता। खुद मैंने अपने कानों से सुना कितनी दफा प्राइम मिनिस्टर का ओहदा लेने के बाद भी नवाज शरीफ साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा कि मैं बता ही नहीं सकता कितनी ज्यादा बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है पीपल्स पार्टी ने, मैं बता ही नहीं सकता ये बात, और तकलीफ में थे वो। आपको शायद फिर ये भी याद आ जाएगा कि जब बलूचिस्तान असेंबली में अदम एतमाद किया गया और जिस तरह करवाया गया, उसके आज निशानात पंजाब से होकर सिंध तक गए हैं। आप ये देखें, सेनेट के इंतखाबात में, सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब में, यही आज के मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, इन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिए और आप लोगों ने बड़ी उनकी तस्दीक। मैं अर्ज तो कर लेना था ना, मुझे आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने का हक तो है। आपने अप्रीशिएट तो नहीं किया। मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखें कि आज जो कुछ कहा जा रहा है मौजूदा हुकूमत की तरफ से इस इत्तेहाद के हवाले से, तो मैं इत्तेहाद के हवाले से बड़ा क्लियर हूं और ये कह दूं आपसे कि ना तो ये इत्तेहाद है तोड़ फोड़ के लिए, ना PTV पर हमले के लिए, ना असेंबली पर चढ़ाई के लिए, ना मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को गिराने के लिए, ना हुकूमत को गिराने के लिए, ना अदम एतमाद करने के लिए, बल्कि ये इत्तेहाद जो है प्योरली इसलिए है कि जो आप सुनामी लेके आए महंगाई का, जो आपने लोगों के गैस बिजली के बिल बढ़ा दिए, जो आपने लोगों की 2 वक्त की रोटी छीन ली, जो आप कर्जे ले रहे हैं, और आप लोगों को ये कहते थे और माजी की हुकूमतों को ये कहते थे कि इतना कर्ज इन्होंने ले लिया, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा रो रहा है। तो भाई आपने तो 5 माह के अंदर इतना कर्ज ले लिया। So you're saying कि 1 पॉइंट एजेंडा है अवाम की खातिर? यस, बिल्कुल। ओके, एंड आई नो आपने अभी कहा कि ऐसा नहीं है, आपने बल्कि कहा करप्शन के लिए, बट लेट मी गो ऑन अ ब्रेक ताकि आपकी बात में मुखल ना हो, एंड वी विल बी बैक। उस्मान डार साहब से पूछे, क्रेडिट दे रहे हैं हम PTI को कि इतनी मुखालफत के बावजूद इन्होंने इकट्ठा कर दिया, कैसे इकट्ठा किया? आफ्टर ब्रेक।
एंड वेलकम बैक उस्मान राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। लेकिन जो आपस में आपस में मुखालिफ जमातों का इत्तेहाद है, उसका क्रेडिट आपको दे रहे हैं, और सिर्फ हम ही नहीं दे रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी ये कहा कि क्रेडिट आप ले लें। लेट्स वॉच हिम। क्रेडिट इमरान खान साहब की बचगाना पॉलिसियों को और मुंतकमाना पॉलिसियों को देना चाहिए, एक। और दूसरी बात यह है कि मुल्क इस इमेच्योर गवर्नमेंट से संभाला नहीं जा रहा, मुल्क लर्ज रहा है इनके हाथों में। इसलिए ये नीड ऑफ द आर था कि कंबाइंड अपोजिशन बनती। कंबाइंड अपोजिशन बनेगी, प्रेशर बिल्डअप होगा, तो ये महंगाई जो बढ़ रही है और जो इकोनॉमिक एक मेल्ट डाउन हो रहा है, इसको संजीदगी से हुकूमत लेगी। तो ये इत्तेहाद बुनियादी तौर पर जो बना है, ये गलत कहा जा रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए बना है, इसलिए कि कोई वजीर आज़म इस मुल्क में NRO देने के काबिल नहीं है। सबको इस बात का पता है, ना कोई मांग रहा है, कोई NRO नहीं मांग रहा। देखें फ्रिया, एक तो बात ठीक कह रहे हैं कि हमें क्रेडिट मिलना चाहिए इन लोगों को एक्सपोज करने का। पिछली कई दहाइयों से, तकरीबन 22 साल से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कौम को कहते आ रहे थे कि ये नूरा कुश्ती कर रही हैं दोनों जमातें, ये लाहौर, लाड़काना, कराची की सड़कों पे घसीटना, पेट फाड़ना, और फिर किस तरह पीपल्स पार्टी के भी जाले देख रहे थे कि भट्टो, उनके जो वारिस हैं जनरल ज़ियाउल हक के, नवाज शरीफ साहब, आपने दिखाया कौम को, खुद कह रहे थे बिलावल भट्टो, जिन्होंने, उस शख्स ने जिसने भट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया इस मुल्क में, फिर किस तरह आपस में ये गले मिल रहे हैं, ये कौम को हमने दिखाया। ये इनका जो मकरू चेहरा है ना, वो हम कौम के सामने लेके आए, ये क्रेडिट हमें जरूर मिलना चाहिए। देखें, हमने इनको वोट नहीं दिया था, पैनल था, हमारी तरजीहात में बलोचिस्तान का मुस्तकबिल था, खुशहाल बलोचिस्तान था। ये हमारी पार्टी है जो चाहती थी कि सेनेट का चेयरमैन, हमारी पार्टी थी। पीपल्स पार्टी वालों ने तो अपना चेयरमैन का उम्मीदवार अनाउंस कर दिया था, PMLN वालों ने अनाउंस कर दिया था। ये वाहिद उस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ थी जिसने कहा कि चेयरमैन बलोचिस्तान से होगा, तो जो चेयरमैन बलोचिस्तान से था, पैनल था, उसमें वोट चले गए। अब मैं असल बात पे आ रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, मियां साहब रो रहे थे जी, ग्रैंड करप्शन अलायंस जो हुआ है बचाओ का, जिसको हम ग्रैंड करप्शन बचाओ अलायंस कहते हैं, ये जो हुआ है उसके लिए बड़ी ग्रैंड करप्शन बचाओ अलायंस। हाँ, ग्रैंड करप्शन बचाओ अलायंस की अब मैं अब थोड़े TORs बता दूं वो क्या है। बड़ी इनको फिक्र है पाकिस्तानी कौम की, बड़ा मासूम चेहरा बनाते हैं जी, बड़ी इन्होंने तबाही कर दी है इकोनॉमी की। मैं मियां साहब आपसे पूछता हूं कि 10 सालों में आप दोनों जमातों ने मिलकर 24,000 अरब के कर्जों के बोझ तले इस कौम को, इस मुल्क को दबाया है। पिछली जो गैस की हमें कीमतें महंगी करनी पड़ी, फ्री है, 150 अरब का ये खसारा छोड़ के गए गैस पे, 150 आपने 450 अरब ये एनर्जी पे छोड़ के गए। चले मियां साहब और शैला रजा साहिबा कौम को बता दें, ये दोनों जमातें 10 साल मसलत रही हैं मरकज में, 5-5 साल। कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक अदारा बता दे जो प्रॉफिटेबिलिटी में छोड़ के गए हो, जो नफा बख्श हो, रेलवे, PIA, स्टील मिल, पाकिस्तान PTV को ले ले, कोई एक अदारा ये बता दे। तो ये सारी तबाही करके हम तो इनकी बीमारियां सिस्टम में भी ठीक कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इनको मुआशा ठीक करके लेकिन प्रेशर कोई बिल नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम अभी ख्वाजा साहब ने कहा कि आपकी महंगाई, मैं NRO पे भी जवाब देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं आप दे नहीं सकते, कौम को पता होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन आजाद है, नैब आजाद है, लेकिन ये लोग जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं चलने दे रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर से वॉकआउट कर जाते हैं, ये वो इनडायरेक्ट मैसेज है NRO के लिए कि हमें NRO दें, हमारे केसेस खत्म करें, करप्शन के ऊपर, एहतसाब के ऊपर स्लो डाउन करें ताकि पार्लियामेंट चल सके। आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब कह रहे हैं आप दे ही नहीं सकते। ये तो मान रहे हैं, डू यू हैव द कैपेसिटी, कोई तरीका है देने का, देंगे तो नहीं, लेकिन क्या आप इस काबिल हैं कि दे सके, क्योंकि ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि नहीं दे सकते। हमने तो पहले दिन ही कह दिया था, प्राइम मिनिस्टर सुनाए कौम को, पहले दिन ही प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह कर दियागा, कड़ा एहतसाब होगा और कोई NRO नहीं होगा इस मुल्क में। हम तो पहले दिन ही कह चुके हैं। ओके, अभी मियां साहब आपने बड़ी स्टेटमेंट दी, शरा साहब अभी कह रहे हैं कि हमने हुकूमत गिरानी नहीं है, लेकिन खुद हुकूमत के लिए वोट डाला, अख्तर मेंगल साहब ने प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया, लेकिन क्या कह रहे हैं वो, लेट्स वॉच दैट। आपके साथ ये कहना पड़ता है कि मुतालबात और अमल दरामद अपनी जगह पर, मुझे कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही अभी तक हुकूमत के रवैये में। और हर बार जो उनके साथ मीटिंगें हुई हैं हमारी,
उन मीटिंगों में कमेटियां बनाई जाती हैं और उस कमेटी के बाद फिर कोई मीटिंग होती है तो उस पर कमेटियां बनाई जाती है। तो लगता है ऐसे कोई सीरियसनेस नहीं है। अख्तर मेंगल साहब जैसे लोग अगर इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो क्या हो सकता है किसी मौके पे आप सोचें कि अब हमारी ऑपोजिशन तगड़ी हो रही है तो हम गिराते हैं हुकूमत को या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं? देखिए फ्रिया, पहली बात तो यह है कि इनका चलना मुश्किल है। रियली? इसलिए कि ना कोई इनकी टीम है, यहाँ तक के कप्तान से लेकर नीचे तक सारे अनाड़ी हैं और वो बातें करते हैं जिनका सर पाँव नहीं होता। अब ये देखें, मेरे भाई भी हैं, भतीजे हैं आसमान, लेकिन अल्फाज का चुनाव मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि मुनासिब हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर क्योंकि इन्होंने सीखा ऐसे है जो अल्फाज का चुनाव इमरान करते हैं उसी तरह फिर आगे टीम में करना है। मगर मैं एक चीज़ का ज़रूर अर्ज़ करता जाऊँ कि इत्तेहाद ये करें MQM से, ये आज की बात कर रहा हूँ, काफ लीग से, ठीक, तो इनके मतलब जो कुछ ये कहते रहे वो भी ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अब आ जाए जो कर्ज की बात करते हैं तो मैं अर्ज़ करूँगा बकौल इनके के 25 अरब डॉलर कर्ज लिया 5 सालों में पिछली हुकूमत ने, बकौल इनके, तो 5 अरब डॉलर आया 1 साल में। ठीक, तो इन्होंने 5 माह में 11 अरब डॉलर कर्जा बकौल इनके ये ले चुके हैं। ठीक, और जिस पर बड़ी छलांगे लगा रहे हैं कि बड़ा हमने तीर मारा है, उस वक्त कहते थे कि जनाब कर्ज लूंगा तो मुझे फांसी चढ़ जाए, ये सारी चीजें। इसके अलावा मैं ये अर्ज करूंगा कि NRO का आपने भी तस्करा किया, इन्होंने भी कहा, मुझे ये तो बताएं कि वो फ्रीक दो कौन है? NRO दो फ्रीक भी होगा ना। हम देख रहे हैं ना, आप इतने सीजन्ड हैं मियां साहब, मियां नवाज शरीफ कंसिस्टेंटली स्टांस लेकर पीछे हट गए उससे। मरीम नवाज साहिबा ट्वीट्स करती थी, वो उनकी खत्म हो गई ट्वीट्स होना, फिर कुछ और मामला भी हुए, कुछ ना जो शहबाज शरीफ साहब का तरीक़ेकार था पार्टी चलाने का कि इदारों से नहीं तसादम करें, वो अब हमें नजर आ रहा है आपकी जमात के अंदर, जो कि नहीं था नवाज शरीफ साहब का तरीक़ेकार। किसी ने समझाया उनको? मैं एक अर्ज करूं कि अगर फिर सुनना आप पसंद करें तो मैं अर्ज करता हूं, गुजारिश ये है कि आज भी हमारा मौक़िफ़ बयानिया वही है जो नवाज शरीफ ने डे 1 से लिया। क्या था मौक़िफ़ हमारा? हम ये कहते थे कि वाक़यातन अदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। खलाई मखलूक का जिक्र किया। हम ये कहते थे कि अदारों को अपने इख्तियार से तजावज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, एक होती है माली करप्शन, एक होती है इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल, वो भी वही बयानिया है। आप अब आ जाए मेरी सुन, हमने इलेक्शन के दौरान जो बातें की, 1 करोड़ 28 लाख जैसे हालात में भी हमें वोट मिला, हमारे उसी मौक़िफ़ की वजह से मिला। ठीक है, ये मैं अर्ज करूं, हमें तो ये कहा जाता है, लेकिन जो अदारों का नाम लेकर बदनाम करते हैं दुनिया में, रुसवा करते हैं अदारों को, आप ये देख लें, मई 2018 में इमरान खान ने दफाई अदारे का नाम लेकर क्या कहा? इमरान ने ये कहा मई 2018, ठीक, ये कहा दफाई अदारे के हवाले से कि 2013, 2008, 2002 में ठप्पे लगाए इन्होंने। इमरान खान का हमद मीर को वो एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा। उन्होंने माजी करीब में आला अदलिया के चीफ जस्टिस साहब का जो थे उनके बारे में क्या कहा? मुझे ये बताएं कि अगर वो कहें सब कुछ, यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि इनकी पतलूनें गीली हो जाती हैं। मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजें वो कहें तो दुरुस्त है, हम तो ऐसी कभी अल्फाज का चुनाव तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये कहा, तस्वुर किया और फिर रोक लिया। बात तो ये हो रही है कि कोई NRO हुआ, ये मुनासिब नहीं है। मैंने जो अर्ज किया, मैं एक जो रिकॉर्ड का हिस्सा है मैंने वो आपको अर्ज किया है, वो आप सुन सकती हैं। मगर मैं ये जो कह रहा हूं, ठीक है, हमने कहा क्या मैंने गलत किया या हमारी लीडरशिप ने या जमात ने क्या गलत मौक़िफ़ लिया? हमने यही कहा ना कि अदारों को मजबूत होना चाहिए, अदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि सिविल बालादस्ती होनी चाहिए, ठीक, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि मसाइल का हल दुनिया ने
सैकड़ों साल अरकरेजी के बाद इस नतीजे पर दुनिया पहुंची कि पार्लियामेंटी निजाम में रहते हुए वही नजरिया आज भी है। आप ये कह रहे हैं। शहला रज़ा साहिबा, आप इस सवाल से पहले भी स्टेटमेंट दे चुकी हैं, जो एक बड़ा सख्त स्टांस लिया था इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने, वो ठीक लिया था? देखिए, हर पार्टी की अपनी सियासत होती है। वो जिन मसलों से गुजर रहे थे और वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो ये उनका राइट है। अब मुल्क में तकरीर और तहरीर पे पाबंदी तो नहीं है ना, और अगर किसी को भी किसी इदारे से कोई शिकवा है तो कोई मुकद्दस गाय तो है नहीं, बात की जा सकती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस्मान डार साहब ने पूरी गुफ्तगू की और कहा कि हम इनके मकरू चेहरे दिखाना चाहते थे। तो हमारी तो तारीख है ना कि इस तरह से हमने जेलें काटी, सब कुछ हुआ। आप तो कोई तारीख नहीं है, लेकिन आप जिसको डाकू कहते थे उसको स्पीकर बनाया, जिसको आप कहते थे कि चपरासी ना बनाऊं उसको वजीर आजम का कैंडिडेट बनाया, फिर उसके बाद वजीर रेलवे बनाया, जिनको आप ब्रीफ केस भर भर के लंदन ले गए थे जिनके लिए बात करने के लिए। अभी आपके आलमगीर खान लड़े तो उन्होंने उसमें भी कहा N243 की सीट पे कि ये जो है मैं भत्ताखोरों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं जबान परस्ती की सियासत के खिलाफ लड़ रहा हूँ। वो आपके वजीर हैं, तो आप तो इतनी सी बातों में इतने अल्फाज कह गए और फिर डाकू और उन सबको आपने साथ बिठा लिया। तो भाई, हमारा चेहरा तो अवाम ने देखा हुआ है। क्या आपको मिला? मुझे बताएं कि अगर आप का जहाज जाके आज़ाद ना खरीदता, जिनके लिए वो कहते थे कि आज़ाद इसलिए लोग खड़े होते हैं कि अपनी कीमत ना लगाएं, अपनी कीमत लगाएं, आपने कीमतें लगा के खरीदी तो आपकी पंजाब में हुकूमत बनी। तो आप हैं कि सवा में, आप हैं कि सवा में, आप दूसरों के यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें करते हैं। आपके यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बन के हमारे साथ मीटिंग कर रहा है, वो हमारी मीटिंग में बैठ रहा है, मीटिंग में बैठ, बिल्कुल मैं कहूंगी वो एज फॉरवर्ड ब्लॉक बैठ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से आज अपनी बातें की हैं, इनके यहाँ 18वीं तरमीम के ऊपर बात हो रही है। इमरान साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि 18वीं तरमीम वफाक पे बोझ है और इनके लोग कहते हैं कि हम रोल बैक करेंगे। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं होनी चाहिए। इनके यहाँ तो यू आर सेइंग, बड़ी खबर दी है शहला साहब ने, पीटीआई का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बैठ रहा है पीपल्स पार्टी के साथ। फॉरवर्ड ब्लॉक है वो एक तरीके से कि इनके साथ गवर्नमेंट को भी सर रहा है। इतनी ही सीटों से ये वजीर आजम है और वो हमारे साथ बैठ भी रहे हैं। एंड वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो ट्वीट, जिसका भी जिक्र भी हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा, पार्लियामान जिस पर अवाम के टैक्सों से सालाना अरबों के अखराजात उठते हैं, इसके ऐवान ज़ेरी से इस हिज़्ब इख्तिलाफ का एक मरतबा फिर वॉकआउट जाहिर करता है कि शायद यही एक काम है जो उन्हें करना है। ये NRO के हुसूल और नया मुकदमात जो हमने कायम नहीं किए, उनसे छुटकारे के लिए दबाव डालने का एक हरबा है। अहम सवाल ये, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे खुद तनकीद हो रही है कि वो पार्लियामेंट नहीं आते, बहुत कम आए हैं सेशंस में, उसके बावजूद शिकवा वो अपोजिशन से करे हैं। थोड़ा सा माजी में चले जाएं, यही शिकवा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से होता था कि वो भी पार्लियामेंट नहीं आते। गिलानी साहब थे प्राइम मिनिस्टर एक, जो हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो आते थे पार्लियामेंट में रेगुलरली। एतजाज एहसन साहब ने पीपल्स पार्टी के, शहला रज़ा साहब यहाँ पर मौजूद है, उस वक्त क्या याद दहानी कराई थी जो आज तनकीद कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे, वो देख लीजिए जरा। सदके जाऊं मैं तायरुल कादरी और इमरान खान के पार्लियामेंट तो हुकूमत और वजीर आजम, जनाब वजीर आजम को याद करा दी। शहला रज़ा साहिबा, ये अब के प्राइम मिनिस्टर को भी कोई आएगा याद कराने के लिए पार्लियामेंट का रास्ता? ब्रेकिंग नहीं थी जिसको आपने कहा ब्रेकिंग, लेकिन ये सब देख रहे हैं ना कि उन्होंने कहा कि हम गिराएंगे नहीं हुकूमत, लेकिन हम उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं। वो बाबांगे दाहल इख्तलाफात कर रहे हैं और उन्होंने अपने नुकात दिए हैं कि उसे पूरा नहीं किया गया। अब मैं ये समझती हूँ कि इमरान न्याजी साहब जो हैं वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, सस्ता तरीन 55 रुपये फ़ी किलोमीटर वाला। तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता है नेशनल असेंबली में या नहीं।
अगर नहीं हो सकता तो फिर वो नहीं आएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि उन्हें आना चाहिए, लेकिन इमरान खान नाजी साहब की ट्वीट से उस्मान डार की बात जो है ना वो नेगेट हो गई। मसलन उस्मान डार ये कह रहे थे कि हमने इनका मकरू चेहरा दिखा दिया, अब वो ये कहते हैं कि हमने नहीं बनाए मुकदमे, यानी हम में दोस्ती नहीं थी, हमारे खिलाफ मुकदमे इस तरह के बने कि आसिफ साहब ने 11.5 साल जेल काटी है, उनकी ज़बान काटी गई। ये सारी मैंने पूरी तफसील दी कि इस तरह से हुआ। तो भाई पहले ज़रूरी है कि जब बोलें तो उसको तोलें। तो ये अमल अगर आप जारी रखें तो फिर आपके गले मिल रहे हैं। शैला रज़ा साहबा, जिन लोगों ने ज़बानें काटी उनको तो आप गले लगा रहे हैं आज। हम उनको गले नहीं लगा रहे, हम उनको ना, कौम हैरान नहीं है। तो कौम हैरान नहीं, साहब ने ज़बान काटी थी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे कोई मफादात ही नहीं है एक दूसरे से। हम तो आए इसीलिए हैं कि जो आपने तब्दीली के दहाने के अंदर जिसने महंगाई दी है, जिसने बेरोजगारी दी है, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहां पहुंचा दिया, हम उसमें से जो अवाम पिस रहे हैं उस दहाने में आके हम उनको निकालने के लिए इकट्ठे हुए। ओके, लेकिन जावेद लतीफ साहब, टाइम भी तो देना चाहिए ना गवर्नमेंट को। ऐसी क्या अर्जेंसी है कि आपको इस वक्त मिलना पड़ गया है इतने आपस में इख्तिलाफात के बावजूद? इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त तो मुकदमात ही हो रहे हैं। गुजारिश ये है कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, दोबारा से अर्ज करता हूँ कि हमारा कोई मकसद नहीं है कि हुकूमत को गिराना। आज भी ये कहते हैं, जो आप कह रही हैं कि इनको वक्त देना चाहिए, हम कब कह रहे हैं कि इसको फौरी गिरा देना चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए भी, रियासत के लिए भी। और इस अवाम को सुनामी में जो आप बहा के लेकर जा रहे हैं, ये तबाही ना करें। हम तो इस